तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाला है हमारा इस वीक का Q&A एपिसोड। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए थैंक यू जिन्होंने वेल विशेस भेजी हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसकी वजह से फेस कैम वीडियो नहीं आ पा रही थी। ऑब्वियसली अब आई है तो मैं बेटर फील कर रहा हूं, तो उस चीज के लिए थैंक यू। और दूसरा थैंक यू कि आप लोग हर हफ्ते ऐसे प्यार से क्वेश्चंस भेजते हैं, और अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो भाई मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आपका क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाया, लेकिन इतने सारे हैं तो मैं कुछ ही पिक करता हूं। और आप समझ सकते हैं कि 500 में से अगर 16 कमेंट में पिक कर रहा हूं तो किसी का क्वेश्चन तो पिक नहीं होगा, इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों का नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर मिले या फिर इस वीडियो से आपको नहीं मिला उस चीज का आंसर, तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं और मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेने वाले हैं, ये आता है विनय कुमार की तरफ से, और ये कहते हैं फर्स्ट कमेंट, आई डोंट नो ये सच है या फिर नहीं, लेकिन व्हेन विल बेकी रिटर्न? रूमर्स तो चिल्ला कर कह रहे हैं कि रोंडा वर्सेस बेकी होगा, पर रोंडा को तो छोड़ो, अभी तक बेकी भी नहीं आई है। तो ये बेसिकली यहाँ पे पता नहीं आप लोगों ने रूमर्स कहाँ से सुने हैं, पर मैंने तो एग्जैक्टली कहीं पर पढ़ा नहीं है कि रोंडा वर्सेस बेकी प्लान किया जा रहा है रेसलमेनिया के लिए। शायद आपने वो वाले चैनल्स देख लिए होंगे जो ऐसी खबरें फैलाते हैं, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं तो अभी इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बारे में कोई रिटर्न के प्लान्स नहीं है। बेकी के बारे में अगर मुझे कोई प्रेडिक्शन करनी हो तो आई थिंक नाइट आफ्टर रेसलमेनिया एक बेटर आइडिया उनको वापस लाने का, और उसके बाद सीधा वो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकती हैं। और जहां तक रोंडा राउजी का सवाल है, भाई वो अपनी मर्जी की मालिक है, उनको जब वापस आना है वो विंस को कॉल लगाएंगी और वो बोलेंगी भाई मेरे को वापस आना है, और वो आ जाएंगी। ऐसा उनको कोई फोर्स करने वाला सीन है नहीं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आता है मंगला द्विवेदी की तरफ से, और ये पूछते हैं डू यू थिंक WWE शुड स्विच फिन बैलर ऑन द मेन रोस्टर आफ्टर लूजिंग द NXT चैंपियनशिप टू एडम कोल? तो पहली बात तो यह है भाई कि आप बहुत आगे चले गए हो, लेकिन आप सही भी कह रहे हो कि लग रहा है वैसा देख के कि फिन बैलर के दिन एज NXT चैंपियन खत्म होने वाले हैं। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि उनकी रेन उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि मैंने एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन आने वाला जो समय है वो NXT के ऊपर काफी अच्छा हो सकता है गाइस। और अगर एडम कोल कैप्चर कर लेते हैं NXT चैंपियनशिप को, तो आई डोंट थिंक उसके बाद फिन बैलर के पास कुछ खास बचेगा NXT में अचीव करने के लिए। और अगर वो वापस आ रहे थे मेन रोस्टर के ऊपर तो वो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आई थिंक मंडे नाइट रॉ को काफी जरूरत है ऐसे एक स्टार की, और फिन बैलर डेफिनेटली वो हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वेदांत की तरफ से, और ये पूछते हैं अकॉर्डिंग टू यू हु डिजर्व्ड द MITB दिस ईयर रादर देन मिज एंड ओटिस? पिछले साल की हम बात कर रहे हैं वैसे तो, दिस ईयर नहीं, और ये कह रहे हैं लव योर वीडियोस, तो उसके लिए थैंक यू। अगर मैं बात करूं तो भाई एलिस्टर ब्लैक, रिकोशे, सिजारो, ये सारे लोग जो एक पुश डिजर्व करते हैं, इन्हीं को मनी इन द बैंक देने का फायदा है, क्योंकि एक्चुअली में अगर फ्यूचर में जाके एक चैंपियनशिप जीतते हैं तो लॉन्ग टर्म बुकिंग भी हो जाती है और साथ के साथ इनका फ्यूचर भी अच्छा होता है, इनको भी चैंपियन बनने का मौका मिल सकता है, और WWE इसी प्रोसेस में एक नया स्टार भी बना सकती है। तो मैं इनमें से कोई चुनता ना कि ओटिस और मिज फिर भी ठीक है, क्योंकि वो तब भी अब हारने ही वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से बुक करा गया ना पूरा मनी इन द बैंक, वो बिल्कुल कचरा था इस साल। हेमंत की तरफ से अगला क्वेश्चन आता है, पूछते हैं व्हाट्स योर अर्ली प्रेडिक्शन फॉर रोमन वर्सेस एज? तो भाई देखो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि आखिर कौन इस मैच को जीतेगा, लेकिन अभी मैं बात करूं तो मुझे ऐसा कोई रीजन लग नहीं रहा कि आखिर क्यों रोमन रेंस उस मैच को हारेंगे। जितना कि मैं चाहूंगा एज उस मैच को जीते, और एक ही पॉइंट पे मैं चाहूंगा एज मैच जीते हैं, अगर उसके बाद वो एज अ फुल टाइम चैंपियन स्मैकडाउन पे आते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रोमन रेंस टाइटल हार जाते हैं। लेकिन अगर एज एक पार्ट टाइमर ही रहेंगे और कभी कभी अपना टाइटल डिफेंड करेंगे, तो मैं प्रेफर करूंगा कि रोमन रेंस उस मैच को जीतें। बाकी अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो स्टोरी लाइन के हिसाब से देख के थोड़ा इजी हो जाएगा कि आखिर कौन जीत सकता है रेसलमेनिया में। अगला क्वेश्चन आता है जिष्णु प्रसाद की तरफ से, और काफी सारे हैं भाई, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस के छोटे छोटे आंसर्स। व्हेन इज ब्रॉक लेसनर रिटर्न? नो आइडिया। और अगर मुझे इस चीज का पता लग जाए तो भाई बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पूरी रेसलिंग डर्ट शीट की दुनिया में किसी को नहीं पता अभी ब्रॉक का रिटर्न कब होने वाला है। इनफैक्ट कोई मेंशन भी नहीं है अभी तक उस चीज का, और ये चीज मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज से खुद सरप्राइज्ड हूँ। Who will be Fiend's next feud? भाई पहले रैंडी ऑर्टन के साथ तो उनका मैच कंफर्म होने दो, नेक्स्ट फ्यूड की तो देरी की बात है, और वो रेसलमेनिया के बाद ही होगी, तो कौन उनसे लड़ सकता है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ड्रू मैकिंटायर हो सकते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। विल न्यू डे रीयूनाइट अगेन? डेफिनेटली मुझे लगता है जब वो सेम ब्रांड पे आ जाएंगे तो उनको रीयूनाइट करा जा सकता है, लेकिन उससे बेटर मैं देखना चाहूंगा कि बिग ई एक हील टर्न कर लें और वो लड़ लें अगेंस्ट कोफी किंगस्टन या फिर जेवियर वुड्स। व्हाट इज ओमोस बॉट फॉर एक्चुअली? व्हाट इज हिज नेक्स्ट प्लान? तो भाई बेसिकली ये पूछ रहे हैं ओमोस का काम क्या है, और इस बात का भी जवाब कुछ खास है नहीं, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स के साथ बस ओमोस आते हैं, ऐसे ही वो कॉमेडी एलिमेंट के लिए डाला हुआ है, और ओमोस का ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी कोशिश तो करते हैं एजे को मैच जितवाने की, लेकिन कभी ऐसा फील होता नहीं है कि सिर्फ ओमोस की वजह से ही एजे मैच जीत रहे हैं। एजे अपने आप में बहुत केपेबल है, उनका प्रोमो बहुत अच्छा है, उनकी रेसलिंग कमाल की है, तो उनको क्या मैनेजर की जरूरत है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि उनकी हाइट छोटी है और उनको एक बड़ा मैनेजर दिया जाएगा तो वो एक अच्छी पेयरिंग बन सकती है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी WWE ओमोस के साथ कुछ और करे, नहीं तो लोग इससे जल्दी बोर हो जाएंगे।
व्हेन विल फील्ड रिटर्न टू WWE, तो भाई ये भी एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने तो ऐसे रॉयल रंबल भी बोला था, मैंने एलिमिनेशन चेंबर भी बोला था, क्योंकि लॉजिक दिया था, उसके पीछे स्टोरी लाइन दी थी, लेकिन WWE अभी तक रुकी हुई है। तो फिर से मैं बोलूंगा आने वाली रॉ पे हमें डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड होना चाहिए कि कभी भी फील्ड वापस आ सकता है। और ये पूछते हैं हु विल डिफीट रोमन रेंस एंड बिग ई, तो रोमन रेंस मुझे लगता है या तो ब्रॉक लेसनर हरा सकते हैं उनको, या तो एज हरा सकते हैं, या फिर सिजारो जैसा कोई सुपरस्टार अगर WWE बहुत ही ज्यादा उसे पुश देना चाहे, और बिग ई को भी सिजारो जैसा एक सुपरस्टार हरा सकता है अगर उनको भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप देने की जरूरत हो। अगला क्वेश्चन आता है यश की तरफ से, व्हेन सेथ रॉलिंस बिकम्स यूनिवर्सल चैंपियन अकॉर्डिंग टू यू, एट व्हिच टाइम सेथ विल बिकम चैंप। तो भाई देखो, सेथ रॉलिंस का ना अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। जब से वो वापस आए हैं मुझे लग रहा था एक बहुत बड़े लेवल का रिटर्न WWE करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है बस सेथ वापस आ गए और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बस नॉर्मल जो पहले कर रहे थे वही फिर से करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मुझे लगता है WWE ने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया कि सेथ रॉलिंस को वो एक सीधा मेजर स्टोरी लाइन में डाल सकें और स्मैकडाउन का क्रूशियल पार्ट बना सकें। तो चैंपियन बनने का तो अभी बहुत दूर तक का सवाल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी रॉलिंस किसी टाइटल के लिए compete करेंगे, और अगर करेंगे तो आई थिंक वो होने वाला है या तो IC टाइटल या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और वो प्रॉब्ली रेसलमेनिया के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है हिमांशु की तरफ से, पूछते हैं रैपिड फायर ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स। भाई ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं चुनूंगा यहाँ पे शॉन माइकल्स को। रोमन रेंस और द रॉक, आई विल चूज द रॉक। एडम कोल और केनी ओमेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है, और बहुत ही मतलब अगर मैं एक को चुनता हूँ दूसरे को नहीं चुनता तो ऐसा लगेगा भाई क्यों नहीं चुना दूसरे को, लेकिन तब भी अगर मुझे एक नाम लेना हो तो मैं लूंगा केनी ओमेगा का। वॉर गेम्स और हेल इन अ सेल, अब ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों ही स्टिपुलेशंस में काफी कमाल के मैचेस रिसेंटली हमें देखने को मिले हैं, लेकिन अगर एक चुनना हो तो मैं वॉर गेम्स चुनूंगा। और इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई NXT के अंदर एक लौती ऐसी स्टिपुलेशन है जहां पे मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनता है, बहुत ज्यादा मजा आ जाता है कि वॉर गेम्स आने वाली है, तो अब तो कुछ ना कुछ बिल्कुल ही अलग लेवल का NXT करने वाली है, तो उनके लिए काइंड ऑफ बहुत स्पेशल चीज है, इसलिए मैं इसको चुनूंगा। बल्कि मेन रोस्टर पे हेल इन अ सेल बाकी पेपर व्यूज की तरह बिल्कुल नॉर्मल फील होता है। एज और क्रिश्चियन, डेफिनेटली एज एज अ सिंगल सुपरस्टार, भले ही दोनों की टैग टीम बिल्कुल ऑसम थी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे RJ स्वयं की तरफ से, व्हाई डू यू थिंक WWE स्ट्रगलिंग विद वुमेन्स एंड टैग टीम डिवीजन एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारी अलग अलग चीजें करी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है अगर आप सोच रहे हैं तो इस वजह से ही क्योंकि WWE को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि अगर उनको फर्क पड़ रहा होता, वो एक दो स्टोरी लाइन हैं जो रॉ और स्मैकडाउन पे भी काफी बढ़िया तरीके से बुक कर रहे हैं, और वो वही लोग हैं जो कि बाकी स्टोरी लाइंस पे भी बुकिंग चलाते हैं और वही चीज डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअली में क्यों नहीं वो उतना ध्यान दे पा रहे वुमेन्स और टैग टीम डिविजन्स पे किसी भी, क्योंकि एक्चुअली में उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। विंस मैकमैन के हिसाब से टैग टीम रेसलिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और तभी गाइस हमें मेन रोस्टर के ऊपर कभी भी टैग टीम डिवीजन उतनी प्रायोरिटी पे नहीं दिखती जितनी कि सिंगल्स डिवीजन दिखती है, और इसका कोई सोल्यूशन होता भी तो वो मेन रोस्टर पे नहीं लिया जाता। अगला क्वेश्चन आता है एक्सपेक्टेड जोक्स की तरफ से, और फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम इन WWE। बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ ऑल टाइम की मैं बात करूं तो आई थिंक 2-3 नाम लेने पड़ेंगे। CM पंक, जॉन सीना, विंस मैकमैन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, एज, जॉन सीना, एज, अंडरटेकर, 2-3 बोले थे, इतने सारे ले लिए, और ये सारे वन ऑफ द बेस्ट हैं। डैनियल ब्रायन और द अथॉरिटी की जो स्टोरी लाइन थी वो बिल्कुल कमाल की थी। रॉक और जॉन सीना की स्टोरी लाइन बहुत कमाल की थी। तो ये सारी स्टोरी लाइन्स मुझे बहुत पसंद है। परफेक्ट ऑन द माइक आई विल से CM पंक, रॉक, क्रिस जेरिको, और भी कई सारे नाम हैं, एज और मतलब रैंडी ऑर्टन, इतने सारे बढ़िया प्रोमोज हैं। और अप एंड कमिंग में अगर बात करूं तो MJF इज द प्राइम एग्जांपल। बेस्ट मैच, भाई अगर इतनी सारी रेसलिंग देखने के बाद एक मैच चुनना हो तो मैं एक ही आंसर देता हूं हमेशा, और वो है अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच, हेल इन अ सेल, रेसलमेनिया 28, शॉन माइकल स्पेशल गेस्ट रेफरी, एंड ऑफ एन एरा। मतलब इतनी बारी आप वो चीज मेरे मुंह से सुन चुके होंगे, भाई पका दिया है बोल बोल के कि ये मैच मेरा बेस्ट है, लेकिन है तो भाई क्या करें। बेस्ट फिनिशर मूव्स, ये शायद मैंने पहले बहुत बार बता रखा है, कितने सारे हैं, एक बार फिर से RKO है, टोमस्टोन पाइल ड्राइवर है, ट्रिपल एच की पुरानी वाली पेडिग्री है, उसके बाद मतलब कई सारे मूव्स हैं जो मुझे पसंद है, अब ऐसे याद नहीं आते, लेकिन मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं इस चीज के ऊपर। विद सुपरस्टार बेटर सेलिंग स्टनर, आई थिंक काफी सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो स्टनर अच्छा सेल करते हैं। अब विंस मैकमैन की मैं बात करूं तो बिल्कुल भी सेल नहीं करते थे, वहीं गिर जाते थे, लेकिन अगर हम सेलिंग की बात करें तो आई थिंक AJ स्टाइल्स
और डॉल्फ जिगलर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हैं इस चीज के सेलर। स्पीयर सबसे अच्छा कौन देता है, तो भाई कुछ खास कंपैरिजंस यहाँ पे हो नहीं सकते। आई थिंक गोल्डबर्ग का स्पीयर बेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्डबर्ग ने स्पीयर को फेमस करा था उतना फेमस आई डोंट थिंक कोई स्पीयर को कर पाया है। अगला क्वेश्चन आता है सुभाष की तरफ से, पूछते हैं व्हेन विल ब्रॉक लेसनर रिटर्न बिफोर और आफ्टर रेसलमेनिया। भाई फिर से वही क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग इतने उतावले हो रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर कब वापस आ सकता है, तो मैं सिंपली यही बोलूंगा कि भाई हमें वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में एक मैच लड़ेंगे, लेकिन कब वो वापस आएंगे, किस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, वो हमें उसके लिए रुकना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है MFAZ की तरफ से, लास्ट वीक भी शायद इनका क्वेश्चन आया था, विल द बिग शो रेसल इन AEW और ओनली कमेंट्री एंड कैन हिज ओल्ड नेम द जायंट बी बैक इन AEW। तो आई थिंक द जायंट के राइट शायद यहाँ पे WWE के पास होंगे, क्योंकि उन्होंने WCW को भी खरीद लिया था, लेकिन बिग शो लड़ेंगे AEW के अंदर, ये तो टोनी खान ने खुद ही बोल दिया। वो कब लड़ेंगे हमें नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ शकील ओनील के साथ उनका एक मैच हो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए वो मार्च 15 से कमेंट्री करने वाले हैं ऑन AEW डार्क एलिवेशन, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उनको अभी तो फिलहाल पॉल वाइट बुलाया जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि द जायंट जो नाम है वो वापस वो ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रथमेश की तरफ से और पूछते हैं डोंट यू थिंक दैट ऑनलाइन रिव्यू चैनल्स हैव डिक्रीज्ड द WWE रेटिंग इन USA एंड इफ कैलकुलेटेड इन इंडिया। तो भाई देखो कुछ हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भाई सिंपल है कि लोग अगर शो अच्छा होता है तो उसको देखते ही हैं और रिव्यू उसके बाद भी जाके देखते हैं। ये काम चलाने वाली बात तब आती है जब शो उतना अच्छा ना हो रहा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियोस से ही मंडे नाइट रॉ देख लेते हैं, एक्चुअली में वो 3 घंटे नहीं लगाते उस शो को देखने के लिए। तो ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि फर्क पड़ता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं भाई कि 3 मिलियन से रेटिंग सीधा 1.5 मिलियन के आसपास ही रह गई या 2 मिलियन भी नहीं जा पा रही रॉ की। तो इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो इसी वजह से है क्योंकि शो अप टू द मार्क नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आता है राजुल सिंह की तरफ से, ब्रो डोंट यू थिंक AEW is stealing other company stars like Kenny Omega, John Moxley, Chris Jericho? In fact, that every AEW champ is not their own star. They stole other company star, in my opinion. What's your opinion on it? By the way, big fan. भाई मेरे हिसाब से तो रेसलिंग में से स्टील योर स्टार वाली कोई बात ही नहीं है। क्या केनी ओमेगा का हाथ पकड़ के AEW उनको ले गई थी? क्या टोनी खान WWE हेडक्वार्टर्स में आके जॉन मॉक्सली को खींच के ले गए थे? या फिर ये जो सारे सुपरस्टार्स हैं WWE के जो AEW में क्या उनको किडनैप करा गया है? ये बात तो मैं बोलता हूँ भाई, क्या जो लॉजिक वाले लोग हैं वो एक्चुअली में बात समझ चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं समझनी वो बार बार बोलने पे भी नहीं समझेंगे, क्योंकि भाई इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। जॉन मॉक्सली को WWE कॉन्ट्रैक्ट दे दे के थक गई और उन्होंने मना कर दिया बार बार कि नहीं करूंगा मैं साइन। क्यों नहीं करा? क्या आप सोच सकते हैं उसके पीछे का रीजन? क्योंकि वो वहां पे काम नहीं करना चाहते थे इस वजह से, और एक क्लियरली उन्होंने अपनी इंटरव्यूज में बात बोली है। इसका मतलब ये नहीं है कि AEW जॉन मॉक्सली को साइन करके उनको स्टील कर रही है। कोई बेवकूफ़ी होगा अगर जॉन मॉक्सली को अपनी कंपनी में नहीं लेके आएगा अगर वो फ्री एजेंट है। तो सिंपल सी गेम है ऑब्वियसली, और अगर जॉन मॉक्सली आके AEW के वर्ल्ड चैंपियन बने तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि WWE का स्टार स्टील कर लिया, क्योंकि WWE में जो डीन एम्ब्रोस एक चैंपियन की तरफ फील होता था उससे कई लाखों गुना ज्यादा अच्छा जो है वो जॉन मॉक्सली AEW में, और ये हार्श ट्रूथ है। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है ट्रूथ तो भाई डेफिनेटली मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अगला क्वेश्चन आता है जॉन सीना WWE फैन की तरफ से और ये पूछते हैं भाई इफ WWE डोंट इन्वॉल्व ड्रू मैकिंटायर इन WWE चैंपियनशिप स्टोरी लाइन देन जॉन सीना वर्सेस ड्रू इज पॉसिबल एट रेसलमेनिया। और स्टोरी लाइन ही कह रहे हैं कि सीना रॉ पे आएंगे और ड्रू भी आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर बेसिकली हील टर्न कर लेंगे जॉन सीना पे, उन पे अटैक कर लेंगे। अब देखो भाई ये मैच होने की पॉसिबिलिटी भी कम है, लेकिन ये होने की तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो है कि ड्रू मैकिंटायर हील टर्न कर लेंगे। और मेरे हिसाब से रेसलमेनिया से पहले ड्रू का हील टर्न करना एक वेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी तो भाई फाइनली जाके वो एक मेगा स्टार बेबी फेस बने हैं, इतनी जल्दी उनको वापस हील बनाने का कोई भी शौक नहीं है, कोई भी सेंस नहीं बनेगी उस चीज के अंदर। और जहां तक जॉन सीना की बात है, मुझे लगता है उनका अगर कोई मैच होगा रेसलमेनिया में तो वो गोल्डबर्ग के साथ होने वाला है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या देगी WWE उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है गौरव एन सुमन की तरफ से, पूछते हैं भाई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मर्फी, एलिस्टर ब्लैक, क्रिश्चियन, ट्रिपल एच फॉर रेसलमेनिया 37? विल दे पार्टिसिपेट और स्किप दिस मेनिया? प्लीज लाइक करो कॉज मेरा टाइम कभी नहीं आता एंड आई थिंक कभी नहीं आएगा। तो भाई अपना टाइम आता है और आपका टाइम आ गया है और अच्छी बात है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छा पूछा है तो डेफिनेटली वीडियो में आया है। मर्फी का कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए प्लान्स थे अलिया के साथ जो कि ड्रॉप कर दिए गए हैं। एलिस्टर ब्लैक तो भाई मुझे लग रहा है जेलिना वेगा के लिए पहले नई जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके बाद वो अपना देखेंगे। क्रिश्चियन डेफिनेटली मुझे लगता है टीवी पे आने वाले हैं, हो सकता है आने वाली स्मैकडाउन में कल ही देखने को मिल जाए।
ट्रिपल एच फॉर रेसलमेनिया 37 का भी अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। उम्मीद करूंगा उनके एजे स्टाइल्स के साथ मैच हो, या फिर लोग कह रहे हैं एडम कोल के साथ मैच हो जाए, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा ये चीज देखना। अगला क्वेश्चन आता है योगेश की तरफ से, बिग शो हैज जॉइंड AEW, कैन दिस लीड टू अदर WWE wrestlers joining AEW after their contract end? I am talking about young wrestlers who are not happy about their current booking in WWE. Big Show being a WWE veteran can join AEW, then why not young talents like Ricochet, Aleister Black, etc. बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बोला, जो कि पहले मैंने भी इस चीज को क्लियर करा और ये क्वेश्चन आया था हमारा योगेश की तरफ से। बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई अगर कोई बंदा अपनी जॉब से खुश नहीं है तो वो जॉब चेंज ही तो करेगा, या फिर ये सोचेगा नहीं यार इस कंपनी में मैंने 4-5 साल गुजार लिए हैं, सबसे प्रिय चीज मेरी जिंदगी में मुझे ये कंपनी है, मैं तो इसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग अभी स्कूल में हैं तो आप ये बात रियलाइज करेंगे जब आप भी अपनी जॉब करेंगे और इस चीज को आप रिलेट करें रेसलर्स के साथ कि वो भी इस चीज को कर रहे हैं ताकि इस चीज से वो पैसा कमा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो अगर वो अपनी बुकिंग से खुश नहीं है, उनका पूरा करियर, उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो क्या वो चीज उनको सहते रहनी चाहिए, और AEW अगर उनको बहुत बढ़िया चीज दे रही है तो वो वहां पे ना जाए। एटलीस्ट अगर लोग बोलते हैं कि AEW जैसे हो गया, जेक हेगर को इतना अच्छा बुक नहीं करा, मीरो को अच्छा बुक नहीं करा, मैट कार्डोना को इतना अच्छा बुक नहीं करा, वो बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। शॉन स्पीयर्स को अच्छा बुक नहीं करा, और वो बिल्कुल सही चीज है, लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस AEW दे रही है सुपरस्टार्स को, अगर वो भी बेटर लग रहा है तो भाई कम काम करने में भी ज्यादा पैसा मिलना है तो बेटर है इंस्टेड की WWE में हर शो में जाना पड़े और तुम्हारा यूज भी ना हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉजिटिव बेनिफिट्स मिल रहे होंगे सुपरस्टार्स को, तभी तो वो कंपनी चेंज कर रहे हैं। कोई ऐसे वो भी इतने बेवकूफ लोग नहीं है कि ये डिसीजन खुद ना ले पाए। अगला क्वेश्चन आता है रमन की तरफ से, भाई सच में एजे स्टाइल्स का रेसलमेनिया मैच होगा, क्योंकि कोई स्टोरी लाइन तो चल नहीं रही। तो भाई डेफिनेटली एजे स्टाइल्स मेनिया में होंगे, लेकिन किसके साथ उनका मैच होगा ये मेरे को भी अभी कोई आइडिया नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो एक बड़े मैच में इन्वॉल्व हो, ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग 1-2 मैचों में से उनका कोई एक है और ऐसे ही 1-on-1 मैच है, किसी इंपॉर्टेंट मैच में उनको डाले WWE, ये मैं देखना चाहूंगा। और यहाँ का गाइस आखिरी क्वेश्चन जो आता है इस वीडियो में वो है अंकित की तरफ से, ब्रो एक बात बताओ, तुम एक्सक्लूसिव कंटेंट तो लाते हो जो कोई और नहीं लाता, पर तुम फ्रीक्वेंटली डेली न्यूज़ क्यों नहीं ला रहे? इस चीज़ की कमी खलती है तुम्हें। अगर तुम रोज रोज न्यूज़ भी लाओगे तो दूसरे चैनल्स, तुम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं न्यूज़ भी देनी शुरू कर दूंगा तो मेरा चैनल एक एक्सक्लूसिव पैकेज बन जाएगा जहां सब कुछ मिलता है। शेयर और थॉट्स ऑन दिस एंड प्लीज सॉल्व माय क्वेरी। तो भाई देखो, आपकी पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को करने में टाइम लगता है, और अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाया जा रहा है तो उसके पीछे टाइम भी ज़्यादा लगता है। न्यूज़ वीडियो बनाने में मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगता है, उठाया माल और आपको बता दिया, और वो डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन भाई उस चीज़ में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, और अगर आप जो चीज़ सारे लोग कर रहे हैं उसी को करोगे तो आपका फायदा उसमें कम होता है। तो मैं न्यूज़ वीडियो बनाता हूँ, जैसे बिग शो वाली न्यूज़ जो थी वो इंपॉर्टेंट थी तो उस पर मैंने अपनी एक अलग से वीडियो बना दी। तो कभी कभी जो मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली मैं आपका आइडिया यहाँ पे लूंगा और कोशिश करता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप न्यूज़ वगैरह भी देखना चाहेंगे, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है न्यूज़ देना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ टाइम बाद बोरिंग हो जाती है। मतलब बीच में मैंने ये चीज़ काफ़ी दिन लगातार करी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगता है यार रोज रोज न्यूज़ देते रहो, और फिर बाकी कंटेंट कब बनेगा? रेसलमेनिया रिवाइंड जैसी सीरीज के लिए जिनको इतना टाइम लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर आप न्यूज़ भी देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ये था आज का Q&A। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आज एक ही वीडियो आएगी तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस ले लिए जाएं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।